नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। शुरुआत करेंगे खबरों की इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। भारत की आबादी में 8% घटे हिंदू और बढ़े मुस्लिम। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिसर्च रिपोर्ट में खुलासा। बीजेपी और कांग्रेस में वार पलटवार। निफ्टी वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में कोहराम। बीएसई ऑटो इंडेक्स को छोड़ सभी सेक्टर में गिरावट। सेंसेक्स निफ्टी करीब 1.5% तक टूटे। निफ्टी 21,950 के नीचे फिसला। मिड और स्मॉल कैप में भारी बिकवाली। पराली जलाने वाले किसानों को नहीं मिलेगी एमएसपी। केंद्र सरकार ने राज्यों को कार्रवाई करने के दिए निर्देश। इसी साल से लागू हो सकती है नई व्यवस्था। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में बड़ी घूसखोरी। सीबीआई ने 2 डॉक्टर समेत 9 लोगों को पकड़ा। उपकरण सप्लाई के बदले लेते थे घूस। सरकार ने मांगा अस्पताल से जवाब। प्रोविडेंट फंड से पैसा निकालना हुआ आसान। जरूरत पड़ने पर अब सिर्फ 3 दिन में पीएफ से निकाल सकते हैं पैसा। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। मारुति स्विफ्ट नए अवतार में लॉन्च। धांसू इंजन और शानदार माइलेज। सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग। कीमत 6.5 लाख रुपए से शुरू। भारत की आबादी में धार्मिक आधार पर बड़े बदलाव के संकेत मिले। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की एक रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक 1950 से 2015 के बीच हिंदुओं की आबादी 7.8% घट गई, जबकि अल्पसंख्यक समुदायों की आबादी में बेतहाशा बढ़ोतरी देखने को मिली है। इस रिपोर्ट की पूरी डिटेल समझते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। बताएं लक्ष्मण जी, क्या है रिपोर्ट में? दरअसल प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद यानी पीएम इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की एक रिसर्च रिपोर्ट है और रिसर्च रिपोर्ट करीब 176 देशों के आबादी के ऊपर की गई है और उसमें ये पाया गया कि 1950 से लेकर के 2015 के बीच की आबादी के ट्रेंड का रिसर्च किया गया और उसमें ये पाया गया कि भारत में 1950 से लेकर 215 के बीच में जो हिंदुओं की आबादी है वो 7.8% कम हुई है। यानी बहुसंख्यक आबादी जो है 7.8% कम हुई है। पहले जहां आबादी का 84% हिंदू हुआ करते थे, अब वो घट करके 78% के आसपास पहुंच गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ अल्पसंख्यक समुदायों की आबादी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। कुल आबादी में उनकी हिस्सेदारी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। मिसाल के तौर पर मुस्लिम आबादी की में जो बढ़ोतरी देखने को मिली है वो 43.15% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। यानी पहले कुल आबादी में मुस्लिमों की आबादी 9.84% हुआ करती थी, वो बढ़कर के 14.09% हो गई, यानी 14.09% हो गई है मुस्लिमों की आबादी कुल आबादी में। ये 1950 से लेकर के 215 के आंकड़ों की बात कर रहे हैं। अगर ईसाई की आबादी करें तो उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। कुल आबादी में यहाँ पे 5.38% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। सिखों की भी आबादी बढ़ी है 6.58%। और इसमें एक और ख़ास बात है, ये तो भारत की बात है, लेकिन इसमें 176 देशों की आबादी पर रिसर्च किया गया और ये पाया गया कि कमोबेश सभी पड़ोसी देशों में, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश भी शामिल है, वहाँ बहुसंख्यक की आबादी बढ़ी है। भारत में क्या हुआ कि बहुसंख्यक की आबादी घटी है, अल्पसंख्यक की आबादी बढ़ी है, जबकि इन पड़ोसी देशों में, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों में, वहाँ पे बहुसंख्यक की आबादी बढ़ी है। ये निकल कर सामने आया है। मिसाल के तौर पर बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा बहुसंख्यक की आबादी बढ़ी है, जहाँ जो मुसलमान हैं उनकी आबादी बांग्लादेश में 18.5% यानी 18.5%, 18.5% बढ़ी है। पाकिस्तान में बढ़ोतरी 3.75% की देखने को मिली है। अफगानिस्तान में थोड़ी कम या फिर मामूली बढ़ी है 0.29%। और बौद्धों की आबादी जो है वो घट रही है। ये भी एक खास बात निकल कर आई है रिसर्च में। म्यांमार में बौद्धों की आबादी में कमी देखने को मिली है। तो ये रिसर्च रिपोर्ट प्रधानमंत्री इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की आई है। शुक्रिया लक्ष्मण जी। और हिंदू मुस्लिम आबादी पर रिपोर्ट को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर हमला बोलाया। उन्होंने कहा कि ये सनातन को खत्म करने की साजिश है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने वोट बैंक के लिए रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को देश में जगह दी है। हमारा फर्टिलिटी रेशियो, उनका फर्टिलिटी रेशियो हिंदुओं के फर्टिलिटी रेशियो से 1% अधिक है, 1.25%। ये 1.25% अधिक होना ये बताता है
कि आने वाले दिन में भारत को लोग इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के हाथ से चुनाव निकल रहा है, वो देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। पीएम मोदी जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं। देश की शक्ति, देश के युवाओं, नरेंद्र मोदी के हाथ से चुनाव निकल रहा है, वो स्लिप कर रहे हैं और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। उन्होंने डिसीजन ले लिया है कि अगले 4-5 दिन में आपके ध्यान को भटकाना है, कुछ ना कुछ ड्रामा करना है। आपके ध्यान को भटकना नहीं चाहिए। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। नरेंद्र मोदी जी ने आपको कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, झूठ बोला, नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की और सारा का सारा काम अदानी जैसे लोगों के लिए किया है। चौथा चरण आते आते लोकसभा का चुनाव गर्म हो गया है। राजनीतिक दल एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार कर रहे हैं। इसी बीच हैदराबाद में बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता का प्रचार करने पहुंची बीजेपी नेता नवनीत राणा ने ओवैसी भाइयों पर भड़काऊ भाषण दिया है। उन्होंने कहा कि वो बोलते हैं कि 15 मिनट में पुलिस हटा लो, लेकिन हमें सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे और उन्हें पता भी नहीं लगेगा कि वो कहां से आए और कहां गए। छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो, तो हम दिखाएंगे बोले कि क्या कर सकते हैं। छोटे को मेरा कहना है, तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड पुलिस को हटाया, 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे हम लोगों को किसी ना मंच पे आ गए। नवनीत राणा के बयान पर सियासी घमासान भी छिड़ गया। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने नवनीत राणा पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि 15 सेकंड की जगह 1 घंटे ले लीजिए। उन्होंने इस मामले को मुख्तार अंसारी और पहलू खान से भी जोड़ दिया। मोदी जी को मैं बोल रहा हूं कि 15 सेकंड दे दीजिए, आप बिल्कुल 15 सेकंड दे दीजिए। आप क्या करेंगे? अखलाक का हाल करेंगे, जैसा मुख्तार को किया वही करेंगे, या पीलू खान या फिर अपना रकबर, बिल्कुल आप दे दीजिए। मोदी जी के पास इख्तियार है, दे दीजिए 15 सेकंड। 15 सेकंड ने बोल के 1 घंटा ले लीजिए ना। हम भी देखना चाह रहे हैं कि आप में कितनी इंसानियत अभी बाकी है या नहीं है। करिए, कौन डर रहा है? कौन डर रहा है? हम तो तैयार हैं। और चौथे चरण के मतदान से पहले चुनाव में नए मुद्दे गर्म हो रहे हैं। चुनाव में हिंदू मुसलमान चल रहा है। नए मुद्दों से किसको फायदा होगा और किसको होगा नुकसान, आज चुनाव अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर। और अब बात करते हैं बाजार की। आज निफ्टी वीकली एक्सपायरी का दिन था। बाजार में भारी बिकवाली देखने को मिली। बीएसई ऑटो इंडेक्स को छोड़कर सभी सेक्टर में गिरावट देखने को मिली। आज के सेशन में बीएसई का मार्केट कैप करीब 7.5 लाख करोड़ उड़ गया। सेंसेक्स 1062 अंक, निफ्टी 345 अंक, मिड कैप 927 अंक गिरकर बंद हुआ। मार्केट का हाल समझते हैं सुमित मेहरोत्रा से। बताइए सुमित, गिरावट की क्या वजह रही आज? तो भारतीय बाजारों में आज के सत्र एक्सपायरी का दिन था, तो थोड़ी सी बिकवाली का दिन जरूर देखने को मिला। करीब 1.5% के आसपास का ड्रॉप आज इंडेक्स फ्रंट पे होता हुआ दिखाई पड़ा। और वीकली एक्सपायरी का दिन था तो मार्केट्स में प्रेशर तो देखने को मिला ही, और इस प्रेशर में आज अक्रॉस द बोर्ड आपको सेल ऑफ दिखाई पड़ेगा, चाहे लार्ज कैप हो मिड कैप हो। ऑटो को छोड़ दीजिए तो बाकी सभी सेक्टर्स में आज प्रेशर था। ऑटो इंडेक्स में सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर खरीदारी देखने को मिल रही थी। और मेजरली आज अब तक अगर मई महीने की बात करें तो करीब 15.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास बीएससी की मार्केट कैप वाइप आउट हो चुकी है। आज में 7.5 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैप बीएससी की वाइप आउट हुई है। आज के सत्र में ही करीब 200 ऐसे स्टॉक थे जहां पर आज लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई पड़ा, और एक मेजर प्रेशर्स मार्केट के अंदर अक्रॉस द बोर्ड आज आता हुआ दिखाई पड़ रहा था। जो ब्रॉडर मार्केट है वहां पर ज़्यादा बिकवाली थी, चाहे आप मिड कैप देखें, स्मॉल कैप देखें, पीएसयू देखें, पीएसयू बैंक्स देखें, वहां पर खास तौर से बिकवाली का दौर बनता हुआ दिखाई पड़ा। और मेटल जैसे कुछ सेक्टर थे जहाँ पर मेजर प्रेशर देखने को मिल रहा था। तो अब ये बताइए सुमित कि आज लगभग सभी सेक्टर्स पिटे हैं, तो सबसे ज़्यादा गिरावट कहाँ रही?
देखिए निफ्टी के टॉप गेनर्स की अगर बात की जाए तो आज हीरो मोटोकॉर्प और टाटा मोटर्स जैसे नाम थे जो कि ऑटो से सपोर्ट कर रहे थे। इनफैक्ट 4 में से 3 नाम तो आपको ऑटो ही दिखाई पड़ेंगे, हीरो मोटोकॉर्प, टाटा मोटर्स, M&M और एक SBI नंबर्स के बाद चलता हुआ दिखाई पड़ा। गिरने वाले शेयरों में L&T नंबर्स के बाद 6% नीचे, BPCL 4.5% नीचे, एशियन पेंट नंबर्स के बाद 4.5% नीचे और कोल इंडिया 4.5% नीचे ये भी रहा। मिड कैप में आज विजय डायग्नोस्टिक नंबर्स के बाद 8% ऊपर, गॉडफ्रे फिलिप्स 5% ऊपर, टाटा इन्वेस्टमेंट 5% ऊपर, जुपिटर वैगन 3% तेजी यहां थी। मिड कैप गिरने वाले शेयरों में मोतीलाल ओसवाल 8% नीचे, मन्नापुरम 8% नीचे, स्टरलाइट टेक 7% नीचे और एंजल वन करीब 6% बिकवाली यहां देखने को मिली। ऑयल एंड गैस से प्रेशर था BPCL की तरफ से, HPCL, कैस्ट्रॉल और ऑयल इंडिया 3.5 से 4.5% तक टूटे। मेटल में से NMDC 5% नीचे रहा, सेल 5% नीचे रहा, JSW स्टील 3.5% नीचे रहा और अदानी इंटरप्राइजेस करीब 3.5% के आसपास बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। शुक्रिया सुमित। और इलेक्शन रिजल्ट तक बाजार में अनिश्चितता रहने की उम्मीद है, ये कहना है पाइपर सेरिका के फाउंडर और फंड मैनेजर अभय अग्रवाल का। अभय अग्रवाल के मुताबिक बाजार को चुनाव नतीजों में उलटफेर का डर नहीं है, बल्कि चुनाव के बाद बजट में टैक्स को लेकर चिंता है। तो है इलेक्शन रिजल्ट्स, मैं ये नहीं कहूँगा कि इलेक्शन रिजल्ट्स में कोई अपसेट का डर है, पर एक यही डर है कि जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक अनसर्टेनिटी का माहौल रहेगा। तो क्या हम उस माहौल में रिस्क पुट ऑन करें कि थोड़ा वेट करें। तो अभी जो पेंडुलम है वो रिस्क अवॉइड करने की जोन में जा रहा है। तो एक तो वो कारण है, दूसरा कारण उसके बाद का है, इलेक्शन के रिजल्ट्स का भी मुझे नहीं लगता इतना डर है। उसके बाद जो बजट है उसमें एक ये थोड़ा सा डर है इन्वेस्टर्स के मन में कि क्या कैपिटल गेन्स रिलेटेड टैक्स, जिसकी आप भी शो में पहले बात कर चुके हैं, उसको कोई ट्वीक करेंगे, उसमें कुछ चेंज होगा, उसको रैशनलाइज करेंगे एक तरीके से, जो शॉर्ट टर्म की जो अवधि है उसको चेंज करके। गोल्डीलॉक प्रीमियम रिसर्च के फाउंडर और चीफ स्ट्रैटेजिस्ट गौतम शाह का कहना है कि अभी मार्केट में तेजी केवल चुनाव के बाद ही दिख सकती है। उनके मुताबिक मेटल, फार्मा और FMCG सेक्टर अच्छा कर सकते हैं। कि इलेक्शन का महीना है तो देखिए हमेशा लोग बोलते हैं कि प्री इलेक्शन रैली एक बनता है, बट आई थिंक दिस टाइम व्हाट इज हैपनिंग इज अ प्री इलेक्शन डिप। हो सकता है कि मैंडेट के बाद मार्केट विल गेट बैक ऑन ट्रैक। तो जैसे ही मार्केट स्टेबलाइज होगा, मेटल्स इंडेक्स धीरे धीरे 10,700 तक जा सकता है। सो मेटल्स नंबर 1 ऑन आवर लिस्ट, फॉलोड बाय फार्मा, जहां पर अच्छी कंसोलिडेशन 2 महीने की कंप्लीट हो रही है और वहां पर भी कुछ दिनों में ब्रेकआउट आनी चाहिए। और जो डार्क हॉर्स सेक्टर है जो मेरे हिसाब से एक मेगा टर्न अराउंड दे रहा है वो है FMCG। 6-8 महीने के बाद वहां पर हम टर्न अराउंड देख रहे हैं। तो सारे जो टॉप स्टॉक्स है, ITC, HUL, डाबर, मारिको, गोदरेज कंज्यूमर, सब अच्छे लग रहे हैं। और इसको देख के मुझे लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा डी रिस्क मोड में चला गया है। SBI ने आज चौथी तिमाही के शानदार नतीजे पेश किए हैं। बैंक के मुनाफे में सालाना आधार पर 24% का उछाल आया है। बैंक को 20,700 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। ब्याज से कमाई भी 3% से ज्यादा बढ़ी है। तिमाही आधार पर NIM की भी सुधरा है। बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.30% रहा है। साथ ही तिमाही आधार पर NPA में भी कमी आई है। We'll continue to monitor the capital requirements and also the factor that our ROE is much more than that of our loan book growth. So that also is self-accretive as far as the capital is concerned. If required, we will look at the capital raise, but otherwise we should be in a position to support it with the plowback of the profit, which we have been doing for past couple of years. इधर एशियन पेंट्स के नतीजे अनुमान से कमजोर रहे हैं। कंपनी का मुनाफा केवल 1% बढ़कर 1275 करोड़ रहा है, जबकि आय में गिरावट आई है। आय 8,787 करोड़ से घटकर 8,731 करोड़ पर आ गई है। मार्जिन करीब 2% घट गया है। कंपनी ने निवेशकों को 28 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड देने का ऐलान किया है। L&T फाइनेंस ने आज द कंप्लीट होम लोन योजना अहमदाबाद और बेंगलुरु में लॉन्च कर दी है। क्या है स्कीम और क्या है इसके मायने, इस पर कंपनी के CEO से खास बातचीत की हमारे सहयोगी केतन जोशी ने। कैंपेन अहमदाबाद समेत कहां पर अभी एक्टिव है और इससे हमारा लोन का पोर्टफोलियो कितना बढ़ सकता है? तो हमने पिछले
ये एक दिन पहले लॉन्च हुआ है। तो अहमदाबाद या गुजरात सेकेंड सिटी है और ये हमारे लिए बहुत ही अहम मार्केट है। सिटी कौन सा था? बेंगलोर। और ये हमारे लिए बहुत ही अहम सिटी है और हमें ऐसा लगता है कि हमने अभी नंबर्स नहीं डाले इसके अंदर, बट हमें लगता है कि सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन जो हमारा होम लोन है 18,000 करोड़ की बुक है हमारी, हमने मार्च में लगभग अबाउट 1,000 करोड़ का डिसबर्समेंट किया था। हमें लगता है कि इसकी वजह से होम लोन सिग्निफिकेंटली एक डिफरेंशिएटेड ऑफरिंग कस्टमर को मिल सकती है। सो अभी हमने इसमें नंबर नहीं डाले, बट जो हम पहले 3-4 महीने में कोशिश ये करेंगे कि जो कस्टमर का एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये एक मार्केट में बहुत ही नया प्रोडक्ट है, जो कस्टमर का एक्सपीरियंस है वो बहुत ही उम्दा हो या वो बहुत ही अच्छा हो। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने आज भी 85 उड़ानें रद्द की। केबिन क्रू के मास लीव पर चले जाने से एयरलाइंस का ऑपरेशन चरमरा गया है। अपडेट के लिए बात करते हैं रोहन सिंह से। बताइए रोहन, क्या हो रहा है एयर इंडिया एक्सप्रेस में? जी, एयर इंडिया एक्सप्रेस में सीनियर पायलट्स और क्रू का जो प्रोटेस्ट है वो आज भी जारी है। आज भी कई सारे पायलट्स और क्रू जो है वो मास सिक लीव पे चले गए। इसकी वजह से 85 के लगभग फ्लाइट जो हैं वो प्रभावित हुई हैं, वो कैंसिल करनी पड़ी। एयर इंडिया एक्सप्रेस का कहना है कि करीब 280 से ज़्यादा फ्लाइट्स जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं और जिन यात्रियों की फ्लाइट कैंसिल हुई है या 3 घंटे से ज़्यादा डिले चल रही है वो फुल रिफंड या फिर फ्री रीशेड्यूलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कल देर रात एयर इंडिया एक्सप्रेस ने एक बहुत ही कड़ा कदम उठाया। 30 ऐसे क्रू को टर्मिनेट कर दिया कि जिनके ऊपर उन्होंने आरोप लगाया कि इन्होंने बाकी क्रू मेंबर्स को इंस्टिगेट किया था प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए। फिलहाल आज जो है लेबर कमिश्नर ने भी एयर इंडिया के मैनेजमेंट को बुलाया और इंडिया एक्सप्रेस की तरफ से जो चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर हैं वो वहां पे गए। साथ ही जो एयर इंडिया एक्सप्रेस एम्प्लॉय यूनियन है उसके लोग भी इस बैठक में शामिल हुई और कोशिश ये की गई थी कि दोनों पक्षों की जो बात है उनको समझा जाए, रिकंसिलिएशन करवाया जाए। इसके लेकर जो है बातचीत हुई। इसका जो परिणाम क्या आता है वो हम आपको अपडेट देंगे। लेकिन साथ ही आज शाम को एक और महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। वो एयर इंडिया एक्सप्रेस के जो सीईओ हैं उन्होंने क्रू मेंबर्स के साथ एक बैठक की है और उनकी समस्याओं को सुनने की कोशिश करेगी। लेकिन जैसा कि हम कल भी बता रहे थे कि ये समस्या अगले 1-2 दिन में भी जो है समाधान इसके होने की उम्मीद कम लग रही है, क्योंकि दोनों पक्ष जो है अपने अपने जो रवैया है उस पर अड़े हुए हैं। लेकिन आने वाले कितने दिनों में ये अफेक्ट रहता है। बहरहाल जिन लोगों ने एयर इंडिया एक्सप्रेस से अपनी फ्लाइट बुक कराई है उनको इसका जो असर है वो अगले 2-3 दिनों तक और देखने को मिल सकता है। इधर फ्लाइट कैंसिलेशन की वजह से एयर इंडिया एक्सप्रेस के यात्रियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखते हैं यात्रियों की क्या शिकायतें रही। एक्चुअली 2 बार कैंसिल हुआ है। श्रीनगर से दिल्ली तक जो फ्लाइट था दैट वाज आल्सो कैंसिल्ड एंड अभी दिल्ली से जो गोवा के लिए कनेक्शन फ्लाइट था वो भी कैंसिल्ड है। कैंसिल होने के बाद इधर आके कोई क्लैरिटी नहीं है कोई इश्यूज़ में, क्योंकि अब ये कुछ बोल भी नहीं रहे, अगला फ्लाइट है कि नहीं वो भी नहीं बोल रहे हैं। वैसा ही हम गुवाहाटी से आए हैं, प्लेन लेट के कारण एयर इंडिया वाले बोल रहे हैं एयर एक्सप्रेस में जाओ, एयर एक्सप्रेस वाले बोल रहे हैं एयर इंडिया में जाओ। कोई संतोषजनक हमको जवाब नहीं दे रहे हैं। नहीं, अब हम अभी घर पहुंचने वाले थे, हम एयरपोर्ट पे घूम रहे हैं और सीनियर सिटीजन अलग से। प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ से पैसा निकालने के लिए अब ज्यादा मशक्कत नहीं करनी होगी। लक्ष्मण राय की एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक लक्ष्मण जी के पास ही चलते हैं। लक्ष्मण जी, बताइए किस तरह का सिस्टम में बदलाव लाया जा रहा है? दरअसल कई बार लोग प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ से पैसा निकालते हैं, जिसको हम लोग पार्शियल विड्रॉल कहते हैं, यानी जितना पैसा होता है उसका कुछ हिस्सा वो निकालते हैं। ज़रूरत पड़ता है बीमार पड़ने पर, बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर, कई बार घर खरीदने पर, तो ऐसी ज़रूरतों पर, या फिर घर में कोई शादी हो रही होती है वहाँ पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो इन सब वजहों से पैसे निकालने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन होता क्या है कि आमतौर पर आवेदन करने के बाद कई हफ्ते तक इंतज़ार करना पड़ता है, पीएफ से पैसा निकल नहीं पाता है। लेकिन अब प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट जो है वो इसमें एक बड़ा बदलाव करने का फैसला लिया है। सारी व्यवस्थाएं ऑनलाइन तो हैं ही, उस ऑनलाइन व्यवस्था को और ज़्यादा सरल बनाया जा रहा है और इसके तहत जैसे ही आप पार्शियल विड्रॉल के लिए आवेदन करेंगे, उस आवेदन करने के महज 3 दिन के भीतर, जी हाँ 3 दिन के भीतर पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। और इसके लिए आपके लिए जो ज़रूरी दस्तावेज की शर्तें होती थी उन शर्तों में भी ढील देने पर विचार किया जा रहा है। जैसे मिसाल के तौर पर कैंसिल चेक का फोटो उसमें स्कैन कॉपी लगाइए, आप अपने बैंक अकाउंट का स्कैन कॉपी लगाइए, तो उन सब से शायद यहाँ पे छूट मिल जाए। यानी प्रक्रिया को भी आसान किया जाएगा, शर्तें आसान की जाएंगी। और इसमें सिर्फ 1-2 चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि पार्शियल विड्रॉल के लिए आवेदन करना है
तो 2-3 चीज़ें आप बिल्कुल सुनिश्चित कर लीजिए कि आपके पीएफ के अकाउंट में आपका जो बैंक अकाउंट नंबर है वो सही जुड़ा हुआ हो, आपका मोबाइल नंबर जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वही जुड़ा हुआ हो, आपका पैन भी उससे जुड़ा हुआ हो, आधार जुड़ा हुआ हो। तो इन सारी चीज़ों को अगर सुनिश्चित कर लेंगे तो फिर इस नई सुविधा का या फिर बेहतर सुविधा का फ़ायदा उठा सकेंगे। और ये जो फैसला है ये मुझे लगता है कि अगले कुछ दिनों में इसे लागू किया जाएगा, जिसके बाद आप महज 3 दिन के भीतर प्रोविडेंट फंड से अपना पैसा निकाल सकते हैं। शुक्रिया लक्ष्मण जी। और पराली जलाने वाले किसानों को अब एमएसपी का फायदा नहीं मिलेगा। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार ने राज्यों को ऐसे किसानों पर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। नई व्यवस्था इसी साल से लागू हो सकती है। इस खबर की ज्यादा डिटेल बता रहे हैं असीम मनचंदा। देखिए, अगर मैं दिल्ली एनसीआर की बात करूं तो सितंबर से लेकर के जनवरी तक काफी पोल्यूशन यहाँ पर देखने को मिलता है, और उसकी एक बड़ी वजह यहाँ की जो आसपास के राज्य हैं उनके अंदर पराली जलाई जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले की कई बार सुनवाई कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने एक सुझाव दिया था कि जो किसान पराली जलाते हैं उनको एमएसपी का बेनिफिट ना दिया जाए। तो अब केंद्र सरकार उसको लागू करने की तैयारी कर रही है। जो मैं सूत्र बता रहे हैं कि जो केंद्र सरकार ने ऑलरेडी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के चीफ सचिव को निर्देश भी दे दिए। उनसे कहा है कि आप ये सुनिश्चित किए कि जो किसान पराली जला रहे हैं उनको एमएसपी का बेनिफिट ना मिले। होगा कैसे? इसके लिए इसरो की मदद ली जाएगी। इसरो उस खेत को पिन पॉइंट करेगा कि कहाँ पर ये पराली जलाई जा रही है। उसके बाद उसको उस पराली जलाने की घटना को किसान की जमीन के रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। इतना ही नहीं, जो फूड मंत्रालय है उसको भी निर्देश दिए गए कि जब आप एमएसपी खरीदो तो उसकी जांच करें कि किसान के रिकॉर्ड के अंदर पराली जलाने की घटना कहीं दर्ज तो है नहीं। अगर ऐसा होता तो उसको आप एमएसपी पर गेहूं खरीदने से आप इनकार कर सकते हैं। तो ये सरकार इसकी तैयारी कर रही है, तो इसी साल को इसको लागू किया जा सकता है। तो दिल्ली एनसीआर को पोल्यूशन से थोड़ी सी राहत मिल सकती है। सोने के बढ़ते दाम के बीच ग्राहकों को लुभाने के लिए इस बार अक्षय तृतीया के मौके पर ज्वेलर्स ढेरों ऑफर्स और डिस्काउंट्स दे रहे हैं। अगर आप गोल्ड या डायमंड ज्वेलरी खरीदने की सोच रहे हैं तो मेकिंग चार्ज पर 20 से 60% तक छूट का फायदा उठा सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। अक्षय तृतीया के मौके पर ज्वेलरी बाजार सज चुका है और देश के अलग अलग हिस्सों में ज्वेलरी ब्रांड्स की तरफ से ऑफर्स और डिस्काउंट भी दिए जा रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली में तनिष्क के शोरूम में। खास तौर पर अक्षय तृतीया के लिए तनिष्क, आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्लैम डेज कलेक्शन लेकर आया है। बेसिकली इस कलेक्शन में आपको मॉडर्न वियर ज्वेलरी मिल जाएगी, या फिर कहें लाइट वेट ज्वेलरी, जिसे आप रोजाना ऑफिस जाते वक्त या फिर छोटे मोटे फंक्शन में जब आप जा रहे हो तब आप पहन सकते हो। तनिष्क ही नहीं, दूसरे ब्रांड्स भी ऑफर्स देने में पीछे नहीं है। ज्वेलरी ब्रांड सेंको गोल्ड्स एंड डायमंड इस बार अक्षय तृतीया पर गोल्ड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 60% तक की छूट दे रहा है। वहीं मालाबार गोल्ड्स मेकिंग चार्जेस पर 25% की छूट और एसबीआई क्रेडिट कार्ड से 25,000 से ज्यादा की खरीदारी करने पर 5% का एडिशनल कैशबैक का ऑफर लेकर आए हैं। बात करें अहमदाबाद की तो यहाँ के मशहूर एबी ज्वेलर्स ने भी अक्षय तृतीया के लिए खास ऑफर्स लॉन्च किए हैं। जैसे हम लोगों ने डायमंड ज्वेलरी में मेकिंग चार्जेस पर 50% डिस्काउंट ऑफर दे करके रखी है। सिल्वर ऑर्नामेंट्स और यूटेंसिल्स में 25% है और फैशन ज्वेलरी में अलग अलग प्रकार के डिस्काउंट है और गोल्ड ज्वेलरी में 20 to 35% की मेकिंग में छूट हमने दे करके रखी है। लखनऊ में भी सराफा बाजार अक्षय तृतीया के लिए सज चुका है। यहाँ के ज्वेलर्स 50,000 रुपए से ज्यादा की खरीदारी करने पर डायमंड का नोज पिन तोहफे के तौर पर अक्षय तृतीया के मौके पर दे रहे हैं। वहीं 1 लाख से ज्यादा की खरीदारी करने पर सरप्राइज गोल्ड ज्वेलरी गिफ्ट का भी ऑफर मौजूद है। कंपनी की तरफ से ऑफर है कि आपको एक नोस्पिन जो है वो गिफ्ट हैम्पर है नोस्पिन का, और उसके ऊपर के परचेज पे डायमंड की रिंग है और लकी ड्रॉ भी है हमारे पास। और सिल्वर की ज्वेलरी पे मेकिंग ऑफ है, सिल्वर की ज्वेलरी पे मेकिंग ऑफ कर रखी है क्योंकि चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स जुड़ें और अच्छे से अच्छा लाभ का फ़ायदा उठाएं और हर परचेजिंग पर एश्योर्ड गिफ्ट अवेलेबल है। सोने की कीमतों पर नजर डालें तो पिछले साल इस मौके पर सोने का दाम 60,500 रुपए प्रति 10 ग्राम था, जो इस बार करीब 74,000 रुपए है। ऐसे में ज्वेलर्स को उम्मीद है ये ऑफर्स मंदे कारोबार में रौनक लाने में कारगर साबित होंगे। अहमदाबाद से केतन जोशी और लखनऊ से कमलेश श्रीवास्तव के साथ दीपाली नंदा, दिल्ली।
मारुति सुजुकी ने भारत में न्यू जनरेशन स्विफ्ट को लॉन्च कर दिया है। नई स्विफ्ट की कीमत करीब 6.5 लाख से शुरू हो रही है, वहीं इसकी टॉप वेरिएंट की कीमत 9.5 लाख के करीब है। नई स्विफ्ट को कुल 9 तरह के एक्सटीरियर रंगों में लॉन्च किया गया है। स्विफ्ट के मैनुअल वेरिएंट में 24.8 किलोमीटर पर लीटर और ऑटोमेटिक वेरिएंट में 25.75 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में देश की कई बड़ी हस्तियों को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में श्रीधर मकाम कृष्णमूर्ति को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया। खेल के क्षेत्र में जोशना चिनप्पा और कृषि के क्षेत्र में सत्यनारायण बेलेरी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। कला के क्षेत्र में अनुभवी अभिनेत्री वैजयंती माला बाली को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। मीडिया के दिग्गज हॉर्मुस जी एन कामा को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। केदारनाथ धाम के कपाट कल से खुल जाएंगे और इसको लेकर बढ़िया सजावट की गई है। गौरी कुंड से महादेव की डोली निकाली गई है। गंगोत्री के कपाट भी कल से खुल जाएंगे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए और जुड़े रहिए CNBC आवाज से 24 घंटे हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।